हैप्पी स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ज़रा मुझे बताएंगे लास्ट क्लास में मैंने किस टॉपिक पर एंड किया था? कौन सा रूल? हर्ट्ज रूल और पॉलीज एक्सक्लूशन, मतलब वो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका हमारा। लास्ट टॉपिक होता है ना ये चैप्टर का। अच्छा, टॉपिक नंबर क्या था ये मुझे बताएंगे? टॉपिक नंबर 5, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज। अच्छा, इसमें पहले हम बेसिक बातें कवर करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। एक रिवीजन, एक रिव्यू लेंगे, फिर उसके बाद आगे डिटेल कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds two or more atoms together in a molecule. केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़ के रखे, क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। यस बेटा, बोल रहे। अच्छा, एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इस कायनात की हर चीज क्या चाहती है? और बेटा हाई स्टेबिलिटी तभी मुमकिन है जब क्या होगी? बेटा खामोश हो जाए गर्ल्स। लेस एनर्जी होगी, मीन्स लेस रिपल्जन होगी, या लेस रिपल्जन होगी लेस एनर्जी होगी। इन दोनों की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। खामोश हो जाए बेटा। अच्छा, एलिमेंट्स स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं तभी वो बॉन्ड बनाते हैं। अब एक्चुअली स्टेबिलिटी हाइड्रोजन और हीलियम, चूंकि इनका वैलेंस शेल के शेल है, तो इसके ऊपर अप्लाई होता है ड्यूप्लेट रूल। हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि के शेल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम। यानी अगर किसी का के अलावा वैलेंस शेल है, फिर उन पर अप्लाई होता है ऑक्टेट रूल, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, क्योंकि एलिमेंट्स के लिए आइडियल है नोबल फैमिली। यानी कि वो वाला नहीं जो लंदन दवाई लेने जाता है। दिस शरीफ खानदान नोबल फैमिली इज एक्चुअली कौन सा ग्रुप पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 8A। अच्छा बेटा, जरा गौर कीजिएगा कि हम इंसानों में शरीफ खानदान वो हैं जिनकी ये ज़रूरत पूरी हो गई। एलिमेंट्स का रोटी कपड़ा मकान, एलिमेंट्स का रोटी कपड़ा मकान क्या है? ऑक्टेट।
अगर एलिमेंट्स रोटी कपड़ा मकान हासिल कर लें तो वो कौन सा खानदान बन जाते हैं? यानी कि नोबल फैमिली। अब इंसान इसको हासिल करने के लिए तरीके लगाता है, जैसे एलिमेंट्स तरीके लगाते हैं। इंसान इसको हासिल करने के लिए ये लेकर आता है। जब इंसान ये लेकर आता है तो फिर आप उसको आराम से ये दे देते हैं, दे देते हैं ना, सही है भाई। तो अब ये ज़रूरत पूरी करने का एक तरीका है, यानी छीन लो। एलिमेंट्स के माशरे में इस छीनने वाले को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन छीनने वाला होता है और दूसरा क्या है, जिससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। ऐसा है या नहीं है? ज़रूरत पूरी करने का दूसरा तरीका क्या है कि एक डॉक्टर ने एक मोची की ज़रूरत पूरी कर दी, उसका इलाज कर दिया, मोची ने डॉक्टर का जूता सी दिया, दोनों ने एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और पैसे भी शेयर किए, यानी शेयर कर लेना। और एलिमेंट्स के माशरे में ये है फिर ज़रूरत पूरी करने का तीसरा तरीका भी है। चौक पर खड़े होते हैं यूं करके कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अब उसमें एक है डोनर, सही है, और एक है एक्सेप्टर। जो मांग रहे हैं वो क्या है? एक्सेप्टर, और जो दे रहे हैं वो क्या है? डोनर। डोनर और एक्सेप्टर, एलिमेंट के माशरे में भी डोनर एक्सेप्टर होते हैं, और उनमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट या फिर डेटिव बॉन्ड। अच्छा, एक्चुअली रियल असल ज़रूरत पूरी करने के इनमें से दो तरीके हैं, इज्जतदार तरीके दो हैं। कौन कौन से? आपने बॉन्ड के नाम से बताना है, छीन लो, शेयर कर लो, मांग लो में से। चले जी, कोवलेंट तो बिल्कुल है, बिल्कुल इज्जतदार तरीका है, इट इज़ रियल केमिकल बॉन्ड। और दूसरा कौन सा है? इज्जतदार तरीका बताना है। बिल्कुल बेटा, इज्जतदार तरीका, ये बड़ी इज्जत से कोई ये लेकर आता है, बड़ी इज्जत से आप उसको ये दे देते हैं, सही है। तो ये दोनों एक्चुअली मैं ये याद करवाना चाह रहा हूँ, रियल केमिकल बॉन्ड यही है, दे बोथ आर रियल केमिकल बॉन्ड। ये दोनों क्या है? रियल केमिकल बॉन्ड है। अच्छा क्लास, ज़रा गौर कीजिएगा। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्यों नहीं है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रियल केमिकल बॉन्ड? बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। एक्चुअली आजकल के माशरे में हम बच्चों को यही सिखाते हैं, हम ये नहीं कहते बेटा वो मांगने आया है, हम कहते हैं बेटा आप शेयर कर लो। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये तो लिखा हुआ वन साइडेड शेयरिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में लिखा हुआ है वन साइडेड शेयरिंग। यहाँ सिर्फ डोनर ही शेयरिंग करेगा, एक्सेप्टर कुछ भी शेयर। और कोवलेंट बॉन्ड में लिखा है म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में लिखा वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है? यानी सिर्फ डोनर शेयरिंग करेगा, एक्सेप्टर कुछ भी शेयर नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअली रियल केमिकल बॉन्ड कितने तरह के बताएं? ये नोट कर लें बेटा सब। बेटा
बेटा ये चैप्टर भी ऐसा है कि इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत हैं, तो मैंने बेस से शुरू किया है। बेस या बेसिक्स को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इनको आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से जब क्वेश्चंस आते हैं तो एक्चुअली जो रिवाइज नहीं होता ना, 9 क्लास का पढ़ा हुआ भूल गए हो, और एमडी कैट में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे पहले तो देख कर हैरान, ये कहाँ से आ गया। तो बेटा अच्छे से अभी रिवाइज कर लें, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड, उसके स्टेप्स, हमारी किताब में एक चैप्टर से रिलेटेड भी आयनिक बॉन्ड और उसके स्टेप्स। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रिड्यूस सिलेबस में पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 11 उसमें आयनिक बॉन्ड के स्टेप्स इन्वॉल्व थे, वो डिस्कस हुए गए, मतलब हुए, लेकिन चूँकि पढ़ा ही नहीं है तो मैं इस चैप्टर में वो भी कवर करूँगा। मैं इसको रिमूव कर दूँ ताकि हम आयनिक बॉन्ड पर जाएं, उसको देखें डिटेल में। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट को डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं, आप सबको मालूम है ना। ड्यूप्लेट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, और ड्यूप्लेट रूल सिर्फ किस शेल पर अप्लाई होता है? के शेल पर, यानी हाइड्रोजन हीलियम यानी के शेल पर। और अदर देन के शेल अगर किसी का वैलेंस शेल हो तो फिर क्या अप्लाई होता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेंगे? नोबल फैमिली वाली कॉन्फ़िगरेशन। Another name of ionic bond is electrovalent bond. आयनिक बॉन्ड का एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी किसी एक एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के वैलेंस शेल में क्या हो जाता है? कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा गया? सही है। तो इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, bond formed between oppositely charged ions। एक डेफिनेशन ये हो गई। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है बॉन्ड formed due to complete transference of electron from valence shell of one element और एटम। यूजुअली किससे ट्रांसफर होता है? मेटल से। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इनटू द वैलेंस शेल ऑफ अनदर एलिमेंट और एटम। ये अनदर एलिमेंट या एटम कौन है? ये है नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल के दरम्यान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल। अब मेटल होते हैं ग्रुप 1A के या फिर ग्रुप 2A के, ये भी याद रखने वाली बात है। एंड नॉन मेटल होते हैं किसके? ग्रुप 6A के या फिर ग्रुप 7A के। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मेटल से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है नॉन मेटल में। मेटल बनाते हैं कैटाइन, नॉन मेटल बनाते हैं एनाइन।
और इनके दरम्यान बनता है आयनिक बॉन्ड और ये कंपाउंड आखिर में सॉलिडिफाई हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म करता है। ये हम अभी आयनिक बॉन्ड के स्टेप्स में भी देखेंगे क्रिस्टल ही क्यों बनता है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? अच्छा, ये डिस्कस किया जाता है एक साइकिल और साइकिल का नाम है बॉर्न हेबर्ट साइकिल। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 11 में है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं था ये। बॉर्न हेबर्ट साइकिल आयनिक बॉन्ड के स्टेप्स डिस्कस करता है। एक्चुअली बॉर्न हेबर्ट साइकिल को कहते हैं इट इज ए स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। अब हेसेस लॉ भी चैप्टर 11 में था। हेसेस लॉ कहता है रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, यानी रिएक्शन डायरेक्ट हो जाए या स्टेप्स में हो जाए, हीट सेम रहती है। रिएक्शन डायरेक्ट हो जाए या स्टेप्स में हो जाए, हीट सेम रहती है। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सोडियम मेटल है, सॉलिड होता है। ग्रुप 1A का मेटल है, सॉलिड है, मेटल सॉलिड ही होते हैं। क्लोरीन डायटोमिक गैस है, क्लोरीन डायटोमिक गैस है, लेकिन इसके हाफ मोल लेंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्लोरीन का एक एटम। सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है और ये आयनिक सब्सटेंस मिलकर सॉलिड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। हमने पढ़ा था आयनिक क्रिस्टल में, मैंने आपको ये पढ़ाया आयनिक क्रिस्टल के लैटिस साइट्स पर कौन होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। हमेशा आयनिक सब्सटेंस अभी वो मैं सब एक साथ शो कर दूंगा, मैं अभी पहले लिख रहा हूँ, सही है, ताकि कंटिन्यूटी रहे। अब जब ये रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है, आयनिक बॉन्ड में हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, तो दिस हीट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये हीट क्या है? हीट ऑफ, HF का मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में नजर आ रहा है आपको? ये कितने स्टेप हैं अभी आपके सामने? 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं? एक ही स्टेप है। लेकिन यही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में भी होता है। पहले स्टेप में सोडियम सॉलिड से पहले गैस में कन्वर्ट होगा, तभी वो आयनाइज हो सकता है। डायरेक्ट आयनाइज नहीं होता, क्योंकि जब तक सोडियम को आप हीट दोगे वो पहले सॉलिड से लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस को हीट दो वो पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, फिर गैस को एनर्जी दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो सोडियम को पहले हमें गैस में कन्वर्ट करना होगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस स्टेप का नाम है एटमाइजेशन, या फिर इसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। आप सब जानते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना क्या कहलाता है? एटमाइजेशन या फिर सब्लिमेशन। सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब जब आप सोडियम को हीट एनर्जी दोगे, अभी जो आपने हीट अब्जॉर्ब करवाई, ये स्टेप 1 की हीट है तो डेल्टा H1। अब जो सोडियम गैसियस एटम को हीट दोगे, ये स्टेप 2 की हीट है तो क्या कहलाएगी? डेल्टा H2। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। सोडियम के गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया और सोडियम गैसियस एटम से गैसियस कैटाइन बन जाएगा। सोडियम गैसियस एटम से क्या बन जाएगा? गैसियस कैटाइन। दिस इज स्टेप नंबर 2। इस स्टेप का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी का स्टेप।
क्योंकि इसमें आयनाइज किया हमने सोडियम को, तो ये स्टेप क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्लोरीन को डायटॉमिक से मोनोटॉमिक बनाया जाएगा। इसके लिए क्लोरीन के एटम को एनर्जी दी जाएगी। और क्लोरीन जो है वो डायटॉमिक से मोनोटॉमिक बन जाएगा, और जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था अगले स्टेप में वो क्लोरीन गेन करेगा। बट इस स्टेप को स्टेप नंबर 3 बोलते हैं। यहाँ हमने क्लोरीन को बॉन्ड एनर्जी दी ताकि क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाए। इस स्टेप को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है? अब क्लोरीन के भी एटम को इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लॉस करेगा वो क्लोरीन गेन करेगा। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है एनाइन, नेगेटिव आयन, लेकिन गैशियस एनाइन। सोडियम क्लोरीन का गैशियस एनाइन बनेगा। अब ये स्टेप नंबर क्या कहलाएगा बताएं? 4। दिस स्टेप इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू आयनाइजेशन एनर्जी। यह एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 की एनर्जी भी अब्जॉर्ब ही होती है, डेल्टा H3। लेकिन जब क्लोरीन का आयन बनता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। आप देख रहे हैं एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है यहाँ, यानी डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। यहाँ डेल्टा H क्या होता है? एक्सोथर्मिक। यहाँ हीट रिलीज होगी, डेल्टा H4। अब सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन अपने आप को किसी क्रिस्टल में अपनी पोजीशन सेट करेंगे और क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे। कौन से स्टेप में? स्टेप नंबर 5। और इस स्टेप का नाम है लैटिस एनर्जी। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए चाहिए होती है, यानी Na और Cl एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और ये स्टेप नंबर 5 की एनर्जी है। बेटा ये जो HF है, डेल्टा HF ऑफ NaCl, ये एक स्टेप की हीट है। H1, H2, H3, H4, H5, ये स्टेप्स की हीट है। बॉन्ड एबर्ट साइकिल कहता है कि एक स्टेप की हीट किसी भी आयनिक बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था NaCl, किसी भी आयनिक बॉन्ड के स्टेप्स की हीट, उन सब स्टेप्स की हीट को सम करोगे तो वो डायरेक्ट स्टेप के बराबर होगी। अब इसमें पहले स्टेप की हीट थी हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना? क्या थी? हीट ऑफ सब्लिमेशन। प्लस दूसरे स्टेप की हीट क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी। ये थी H1 और ये क्या थी? H2। फिर तीसरे स्टेप की हीट क्या थी बताएं? बॉन्ड एनर्जी, जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल को दी गई ताकि वो अलग हो जाए दोनों एटम। तीसरे स्टेप की हीट थी बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा H3 बॉन्ड एनर्जी। लेकिन बेटा ये हाफ मोल है, आप खुद भी चेक कर लें कितने मोल है? हाफ मोल। फिर उसके बाद ये स्टेप नंबर 4 का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम है इसका? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है। H4 कहलाता है EA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EA? और लास्ट स्टेप की हीट होती है कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। इन 5 स्टेप्स की एनर्जीज को सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आयनिक बॉन्ड की हीट ऑफ फॉर्मेशन। इस हीट का क्या नाम है? हीट ऑफ सब्लिमेशन। इस हीट का क्या नाम है? आयनाइजेशन एनर्जी। इस हीट का क्या नाम है?
सिर्फ बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। इस हीट का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इस हीट का क्या नाम है? लैटिस एनर्जी। ये सारे एंडोथर्मिक है ना? इनके डेल्टा एच पॉजिटिव होते हैं। आखिरी के दो क्या हैं? एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। और याद कर लें, ओवरऑल जो स्टेप होता है वो एक्सो होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है ये दो हीट का सम इन तीन के सम से बहुत ज्यादा होता है, तभी आपका आंसर भी किस में आएगा? नेगेटिव ही आएगा। यानी ओवरऑल हमारा स्टेप एक्सो ही रहेगा, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं आपको बॉन्ड एनर्जी भी बता ही देता हूं अलग यार। बॉन्ड मेकिंग वक्त एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त वही एनर्जी क्या होगी? तो बॉन्ड मेकिंग हो रही है ना अभी NaCl की, तो इसलिए क्या है? एक्सो। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग, पहले अब्जॉर्ब्ड है पहले रिलीज है? पहले अब्जॉर्ब्ड है, तो इसलिए पहले बॉन्ड ब्रेकिंग लिख देते हैं। ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली? पहले अब्जॉर्ब्ड है तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग, बाद में रिलीज्ड है तो बाद में बॉन्ड मेकिंग। इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड मेकिंग के वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। अब आपने नोट कहाँ से करना था? कहाँ से? क्लोरीन मैं भी वो स्टेप्स में बता दूंगा। कर दो रिमूव क्लास। चले मैं रुका हूँ अभी। बॉर्न एबर्ट साइकिल की स्टेटमेंट, एक्चुअली बॉर्न एबर्ट साइकिल जो है स्टेटमेंट नहीं है, प्रोसेस। यानी वो बता रहा है कि आयनिक बॉन्ड के स्टेप्स क्या हैं। बॉर्न एबर्ट साइकिल को कहा जाता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? 5। यस, जितने भी आयनिक कंपाउंड वो इन्हीं 5 स्टेप से होकर बॉन्ड बनाएंगे। अब मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो रिमूव कर देता हूँ, ये लिख ली होगी आप लोगों ने। सबसे पहली वाली ये
बेटा जहाँ डायटॉमिक होगा वहाँ तो हाफ मोल होगा, अगर ट्राइटॉमिक हुआ तो 1/3 हो जाएगा, टेट्राटॉमिक हुआ जो कि यूजुअली नहीं है, डायटॉमिक या प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स। जी क्या कह रहे हैं? नहीं, एटमाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये साथ साथ ही हो रहे होते हैं नहीं। एनर्जी नहीं दी। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम में लॉस किया, क्लोरीन क्या करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी जो लॉस होगी वो डेल्टा H4 हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ऑल्डन क्लास ठीक है।
बस थोड़ा नीचे कर थोड़ा ऊपर कर सबर कर लो, एक एक लिख लें यहाँ तो फिर नीचे तो जाने ही है जी। अब रिमूव कर दूं? ठीक है। बेटा रिमूव कर दूं? आप में से अगर कोई लिख रहा है एंड्रॉइड करने वाला, आप रिमूव करें उसको, आगे कंटिन्यू करें। हाँ भी रिमूव कर रहा हूँ मैं अब। अच्छा बेटा, आयनिक बॉन्ड उसके स्टेप्स हमने देख लिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स सिंपल है, आपको पता ही है। फिर मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन में। रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन मालूम है सबको? आसान जुबान में कहेंगे
सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन छीनने की सलाहियत, सही है। रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बॉन्ड फॉर्मेशन, अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? relative tendency of any element to attract the shared pair of electron towards itself is known as, in short, यानी is electronegativity. अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा मीन्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये डिफरेंस कितना हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बॉन्डेड एटम्स में 1.7 या उससे ज़्यादा हो जाए तो आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे कि Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। बेटा खामोश हो जाएं, ऐसा करें, डेल्टा En निकालें। 3.0 माइनस 0.9 कितना आ रहा है? क्या ये फ़र्क 1.7 या उससे ज़्यादा है? तो इसका मतलब यह है कि NaCl में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो बनाएगा पॉजिटिव आयन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो क्या बनाएगा? तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा NaCl में। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कितना होगा? 1.7 से कम हो, वो चाहे जो भी हो, तो बॉन्ड क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0 से लेकर 0.4 तक होगा और अगर ये फ़र्क 0.4 से ज़्यादा होगा लेकिन 1.7 से क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 से ज़्यादा 1.7 से कम है, या फिर ये फ़र्क 0 से 0.4 है। अगर 0 से 0.4 है तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये फ़र्क 1.7 है उससे ज़्यादा तो ये बॉन्ड क्या होता है? 100% आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट 100% कोवेलेंट, एक्सट्रीम राइट 100% आयनिक है। तो ये दरमियान में कौन होगा? ये दरमियान में वो बॉन्ड होगा जिसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा, थोड़ा सा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 से ज़्यादा 1.7 से कम हो तो बॉन्ड तो ये कोवेलेंट ही होगा, इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग होगी लेकिन इक्वल शेयरिंग नहीं होगी। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कि ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन उसमें क्या है? आयनिक करेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड विद आयनिक करेक्टर। क्या ये बात समझ आ गई? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर भी शामिल है। अच्छा, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को जिसको हम 100% प्योर कह रहे हैं, इसका नाम रखा गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और बेटा ये ज़्यादातर सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है और इस बॉन्ड को कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
इसको मैं यहीं क्लोज करूंगा, इसको मैं यहीं क्लोज करूंगा। अब ज़रा देखिएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 से ज़्यादा है तो 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 1.1, 1.6। देखें 0.4 से ज़्यादा, 1.7 से कम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क यानी लेफ़्ट से राइट, जैसे जैसे मतलब ये कि हम कौन से बॉन्ड की तरफ को जा रहे हैं, किस से दूर हो रहे हैं, 100% प्योर कोवेलेंट से दूर हो रहे हैं, आयनिक की तरफ को जा रहे हैं। तो परसेंट आयनिक करेक्टर आगे जाते हुए क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, और परसेंट कोवेलेंट करेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। आयनिक करेक्टर की परसेंटेज बढ़ रही है, कोवेलेंट करेक्टर की परसेंटेज क्या हो रही है, कम हो रही है। और बेटा आगे जाते हुए हम कहते हैं पोलैरिटी भी बढ़ रही है। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। और बेटा जब हम पोलैरिटी को मेजर करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करते हैं, तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को फिर एक्सप्रेस किया जाता है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। अभी हम इसके बाद डायपोल मोमेंट ही देखेंगे। नोट कर लें। क्या चीज, पोलैरिटी इंक्रीज होती है तो इससे डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज, वो अभी वही पढ़ेंगे। पोलैरिटी को मेजर जब हम करते हैं तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है डायपोल मोमेंट में। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर मॉलिक्यूल। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की डिग्री कम ज़्यादा जो भी है वो डायपोल मोमेंट कहलाता है। अभी हम डायपोल मोमेंट ही देखेंगे। टू 30 हैरान होने क्यों, 2:30 तक है, 3 बजे तक कर लूँ।
यस बेटा पानी पीने जाना एक साथ कैसे सब जा रहे हैं? अभी कंटिन्यू करेंगे अभी हम डायपोल मोमेंट। डिनोटेड बाय म्यू। इसकी 3 अलग अलग डेफिनेशन है, एक एक्चुअल डेफिनेशन है, बाकी अदर डेफिनेशंस है। एमसीक्यू के लिए आपको पता है, आपको सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा सवाल आता है कि इनमें से कौन सी डायपोल मोमेंट के लिए गलत है स्टेटमेंट। डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर मॉलिक्यूल, पहली। दूसरी, ओरिएंटेशन ऑफ एनी पोलर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन पोल्स
and distance between poles of polar molecule. ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी. यहाँ पर क्यू चार्ज है और डी क्या है, डिस्टेंस. सही है, क्यू मल्टीप्लाई बाय डी. अब अगर हम डायपोल मोमेंट का यूनिट देखें तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम मल्टीप्लाई बाय सी डॉट एम. यहाँ पे डायपोल मोमेंट का एक और यूनिट है डी बाय. डिनोटेड बाय डी. अब यहाँ आपको एक कन्वर्जन फैक्टर भी याद करना है कि 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.336 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम डॉट मीटर. कूलम डॉट मीटर इज ए SI यूनिट. डी बाई SI यूनिट नहीं है, लेकिन कूलम डॉट मीटर SI यूनिट है. तो डायपोल मोमेंट ना सिर्फ किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के चार पोल्स पर जो चार्ज होता है वो, बल्कि उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बल्कि मॉलिक्यूल की शेप पे भी डिपेंड करता है. डायपोल मोमेंट ज्योमेट्री यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यूं बता रहा हूं कि अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं. या तो वो सिमिलर एटम्स में होंगे, यहाँ पे डिसिमिलर एटम्स में होंगे. गौर कीजिएगा, अगर सिमिलर एटम में मॉलिक्यूल बना हुआ है तो आप मुझे खुद बताइए, अगर सिमिलर एटम में मॉलिक्यूल बना होगा तो क्या ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हो सकता है? सिमिलर एटम एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे. जब ये एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल में तो कोई पोल्स नहीं बन सकते. तो ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़ीरो. नॉन पोलर है ना इसलिए. लेकिन अगर डिसिमिलर एटम्स होंगे जैसे कि H और Cl, तो ऐसे मॉलिक्यूल पर पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स. HF पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स, ICl पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स. ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होता है.
कितना होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन 0 कह देंगे। और अगर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पढ़ें क्या लिख रहा हूं मैं, मतलब 3 एटम वाले मॉलिक्यूल्स। बेटा इसमें भी 2 केस हैं, या तो वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बिल्कुल ही लीनियर होंगे, लीनियर शेप वाले, या फिर वो क्या होंगे, नॉन लीनियर शेप वाले। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा CS2, BeCl2, C2H2 वगैरह, ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ सिमिलर एटम है, इधर से भी फोर्स उतनी आएगी, इधर से भी उतनी आएगी, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। लेकिन इधर H की फोर्स कम होगी, Cl की फोर्स क्या होगी, तो जहाँ रिजल्टेंट फोर्स बचती है वहाँ डायपोल मोमेंट होता है। अब इधर देखिएगा, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स बचेगी क्या, O से भी फोर्स आएगी, इस O से भी फोर्स आएगी। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी या नहीं, बराबर होंगी तो कैंसिल हो गई। और जब ये कैंसिल हो गई तो बताओ ऐसे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, जैसे कि HO और H, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैं, SO2, H2S वगैरह। अब फोर्स इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ बचेगा, दरमियान में। क्या ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होता है, यस और नो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 आता है। फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉली एटॉमिक, मतलब 3 से ज़्यादा वाले। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। या तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब हर तरफ एक जैसे ही, या फिर वो क्या होते हैं, नॉन सिमेट्रिकल। अब आप बताओ किस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 होने वाला है, सिमेट्रिकल में, नॉन सिमेट्रिकल में। वेरी गुड, शाबाश। जैसे कि CH4 के हर तरफ क्या है, H ही है। अब चारों H की फोर्स क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी ना, कोई रिजल्टेंट फोर्स बचेगी। जब कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं बचेगी, जैसे कि CBr4, CCl4 वगैरह, SiF4, ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या आएगा बताओ। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल है, जैसे कि C के 3 तरफ H है और एक तरफ Cl है, तो ये H की फोर्स और इस H की फोर्स तो कैंसिल हो गई। लेकिन इस H की फोर्स कम है, Cl की फोर्स ज़्यादा है, तो मुझे बताएं रिजल्टेंट फोर्स Cl से H की तरफ लग रही है ना, CH, Cl3 वगैरह। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहाँ डायपोल मोमेंट और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ से नोट करें। सर अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, तो सर फॉर्मूला के अंदर हमारे पास कोई शेप के लिए कोई एक्स्ट्रा। बेटा इस चैप्टर में हम शेप्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हर मॉलिक्यूल की शेप निकालना सीखेंगे। जी क्या कह रहे हैं, शेप पे भी डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला के अंदर शेप के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक सिंबल या फिर कोई वैल्यू नहीं, शेप तो हमें खुद निकालनी, हमें देखनी होगी ना। मैं ये तो कह रहा हूँ इस चैप्टर में आगे चलकर हम शेप सीखेंगे, तो हमें मॉलिक्यूल जब वो बताएंगे शेप, तो हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ये शेप है।
सही है. अगर ये शेप होगी तो इसका मतलब है डायपोल मोमेंट या तो 0 या ग्रेटर देन 1 है. क्लियर? जी. जी रिमूव कर दूं क्लास? ये भी रिमूव कर दूं? बेटा छोटे बच्चे तो नहीं आप लोग मेरे ख्याल से. हाँ भी रिमूव कर दूं क्लास? अच्छा जी, इसके बाद टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड.
Actually, this type of bond is formed between donor and acceptor. डोनर को हम बोलते हैं लेविस बेस. यहाँ पे डोनर जो वो लिगेंड भी होते हैं ना, और एक्सेप्टर को हम फिर क्या बोलेंगे, लेविस एसिड. यहाँ पर लिगेंड के केस में कौन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन. आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा सेकेंड ईयर के. और हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो बनेगा. डोनर से एरो किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ. और ऐसे कंपाउंड को हम स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर करते हैं. लेविस बेस से एरो बनेगा लेविस एसिड की तरफ, या फिर लिगेंड से एरो जाएगा किसकी तरफ, ट्रांजिशन मेटल आयन की तरफ, TMI ट्रांजिशन मेटल आयन. ये जो आप एरो से डिनोट करें, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट किससे किया जाता है, एरो से. एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या एडेटिव बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर. यहाँ समझने की बात, काम की बात यह है कि ये डोनर कौन होते हैं वो समझें. ग्रुप 5A वालों के कंपाउंड्स डोनर होते हैं. ग्रुप 6A वालों के कंपाउंड्स डोनर होते हैं. एक्सेप्टर्स कौन होते हैं, एक्सेप्टर्स अमूमन ग्रुप 3A वालों के कंपाउंड्स होते हैं. या फिर कैटाइंस, पॉजिटिव आइंस. अब ये ग्रुप 5A 6A वाले और ग्रुप 3A वाले कंपाउंड एक्सेप्टर क्यों हैं, ग्रुप 5A 6A वाले डोनर क्यों हैं, समझते हैं. ग्रुप नंबर से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं. ग्रुप 1A का मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2A का मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3A का मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 4A का मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स. और 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों अनपेयर्ड है. 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 2 3 4 एंड 5th वन इज पेयर्ड. एक पेयर है, बाकी 3 क्या हैं. तो जब पहले 4 अनपेयर्ड होते, 5वां पेयर. क्या ग्रुप 5A वाला जब किसी और से कंपाउंड बनाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर कर लेगा ना किसी से, तो ये वाला पेयर लोन पेयर होगा जो कि डोनेट कर सकता है. इसलिए ग्रुप 5A वाले डोनर होते हैं. ग्रुप 6A वाले देखें, मैं रिमूव कर रहा हूँ भी. सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो किसी से पेयर्ड हो जाएंगे, ये वाले क्या रहेंगे, लोन पेयर. बट ये दोनों पेयर जो डोनेट नहीं करता, सिर्फ कितने करेगा, एक ही पेयर डोनेट करेगा. ग्रुप 5A वालों के मैं कंपाउंड्स बता देता हूँ, जैसे कि NH3, PH3, NF3, PCl3, ये सारे डोनर्स हैं. ग्रुप 6A वालों के कंपाउंड्स SO2, H2S, H2O, ये सब डोनर हैं. ग्रुप 7A वाले 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब आप कहेंगे सर इसके पास तो 3 पेयर हैं, ये भी डोनर होगा. नहीं बेटा, जिसके पास ज़्यादा हो जाते हैं फिर वो डोनेट नहीं करता, वो छीनने वाला बन जाता है. सही है. तो जिसके पास ज़्यादा आ जाए फिर वो डोनेट नहीं, वो दरिया दिली नहीं दिखाएगा, वो और छीनेगा.
तो बेटा ये हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, ये डोनर नहीं होते। हाँ, हैलोजन के नेगेटिव आयन डोनर का काम करते हैं, छीनने के बाद फिर वो थोड़ा सा डोनेट भी कर सकता है, बट पहले वो छीनेगा। दैट इज वाई हैलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हैलोजन्स जो है ग्रुप 7A वाले, ये डोनर नहीं है, इनके नेगेटिव आयन डोनर हो सकते हैं। ग्रुप 8A वाले तो बिल्कुल भी डोनर नहीं, क्योंकि वो तो शरीफ खानदान है, उनका पेट भरा हुआ, उनको किसी से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। डोनर बताइए सिर्फ कौन है? ग्रुप 5A और 6A। अब ग्रुप 3A वालों के कंपाउंड क्यों मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्टर हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ग्रुप 3A 1 2 3, मान लें इसमें बोरॉन भी है और एल्यूमिनियम भी है, तो ये 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे, BH3 या AlH3। क्या हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 1 2 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, BH3 या AlH3। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है? कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं? 1 2 3। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की जगह खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? एक्सेप्टर हैं। ग्रुप 3A वालों के कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी एक जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है वहां। तो दैट इज वाई ग्रुप 3A वालों के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एक्सेप्टर कहलाते हैं। ग्रुप 5A ग्रुप 6A वालों के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? डोनर कहलाते हैं। और डोनर और एक्सेप्टर में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नोट कर लें। रिमूव कर दूं बेटा इसको? अच्छा बेटा, यहीं पर हम इनकी वैलेंसी भी याद कर लेते हैं, ताकि फॉर्मूला मेकिंग भी मैं फिर आगे करवा दूं। अगर ग्रुप 1A है तो इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। बेटा वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, इनकी वैलेंसी 1 है, प्लस माइनस बाद में बताऊंगा मैं। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड, तो इनकी वैलेंसी 2 है। इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, वैलेंसी 3 है। वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 है। वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेड, वैलेंसी 3 है। वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? तो वैलेंसी 2। वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। कोई अनपेड नहीं है तो वैलेंसी क्या है? दैट इज वाई ग्रुप 8A वालों को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर पॉजिटिव वैलेंसी होगी। अगर 4 होंगे तो ये लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। 4 से ज़्यादा है टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल देखो 4 से ज़्यादा है, अब नेगेटिव वैलेंसी हो जाएगी।
वैलेंसीज भी याद रखें, इससे फॉर्मूला मेकिंग आसान हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर ऊपर कर देंगे। ऊपर वाला शो करूं? श्योर। सर अगली क्लास में आप कोवेलेंट पढ़ाएंगे या अगली क्लास में कोवेलेंट या हाँ, नहीं कोवेलेंट नहीं है। अब अगली क्लास से हम पढ़ेंगे थ्योरीज, वीबीटी, एमओटी, वीएसईपीआर, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। सही है? दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में खत्म होगी। आप लोग लिख लें, नेक्स्ट क्लास में हम वीबीटी, एमओटी, वीएसईपीआर थ्योरीज पढ़ेंगे। सर कोवेलेंट एमपीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या चीज़? कोवेलेंट कोवेलेंट क्या? कोवेलेंट और उसकी टाइप्स मैंने एग्जाम वो दे दिया ना होमवर्क में। क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो कितने अरसे से पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। ऐसे काम चले वहाँ से चले अभी रोड बीच में यार ये बंदा कॉल उठाई